हेलो दोस्तों, रफ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे नई वैकेंसी जो कि आरआरबी की तरफ से आई है, एएलपी की, यानी असिस्टेंट लोको पायलट। तो ये टोटल 30 पेज की पीडीएफ थी। तो मैंने आपके लिए इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाले हैं जो मैं आपको आने वाले आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी जो वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट की, ये आपकी 12 अप्रैल को स्टार्ट होगा था भरना, और इसको आप 11 मई तक भर सकते हो। तो आप पहले ही भर लेना इससे, क्योंकि लास्ट में साइट हैंग हो जाती है और बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते, जिससे उनका साल खराब हो जाता है। ये जो वैकेंसी है वो लेवल 2 की है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, और अगले साल नया पे कमीशन 8th पे आने वाला है। तो ये डेफिनेटली इसमें सैलरी में इंक्रीज होगा और बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी। और इसमें 18 से 30 साल आपकी एज है, और जो कट ऑफ डेट है इसकी वो है 1 जुलाई 2025, यानी कि 1 जुलाई तक आपकी उम्र 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी दिन ऊपर है तो आप एलिजिबल नहीं हो, और उससे कम है 30 से तो आप एलिजिबल हो। प्लस में अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका जो वो जो होता है एज रिलैक्सेशन, वो भी आपको मिलेगा उसके अंदर। और टोटल वैकेंसी जो है वो है 9,970। इसके अलावा आप देखें तो आपको पता है आजकल हर फॉर्म ऑनलाइन ही भर जाते हैं, तो ये भी ऑनलाइन ही भरना है। लेकिन इसमें एक इशू क्या है कि आपने एक बार कोई आरआरबी चूज कर लिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहले सोच समझ के भरना है कि कौन सा आरआरबी आपको लेना है, क्योंकि वो वन टाइम चूज ऑप्शन ही है। और आप एक ही आरआरबी से भर सकते हो, ये भी इशू है। यूँ नहीं कि 2-3 आरआरबी से भर दिया कि यहाँ नहीं तो वहाँ हो जाएगी मेरी सिलेक्शन या जॉइनिंग जो भी है। ऐसा नहीं है, एक ही आरआरबी से भरना है, तो एक ही बार चूज करना है। तो वो आप अपना अच्छी तरह सोच समझ के भरिए। और अगर आपने गलती कर दी कि आपने एक से ज़्यादा आरआरबी से भर दिया, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आने वाले एग्जाम के लिए भी डी बार कर दिया जाएगा। ऐसी गलती ना करें। उसके बाद ये है कि आपने जो भी डिटेल्स आप भरोगे उसमें कुछ एक तो है जो कि नॉन चेंजिंग है, इसको आप सही नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक चीज़ों में अगर आपका कुछ मिस्टेक हो गया तो आप उसको 250 रुपये एडिशनल फीस देके करेक्ट कर सकते हो। तो आप ऐसा करो ही मत, अपना आराम से फॉर्म भरो, ताकि आपका फीस वीस का एक्स्ट्रा ना पड़े और उसी में आपका काम चल जाए। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड स्टेज है तो चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे, आगे भी आएगा। और हर एग्जाम की तरह इसमें भी पेन पेंसिल लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको सेंटर पे ही मिलेगा। उसके बाद ये भी आगे आएगा, ये आगे देख लेंगे इसको, मैंने पहले मार्क कर दिया था। एक ये है कि अगर आप कैटेगरी से एस सी एस टी, तो आपको ट्रैवल फैसिलिटी मिलेगी। पास आता है, जैसे एडमिट कार्ड आता है ना, उसी के साथ एक पास आता है स्लीपर क्लास का। तो जाके आप रिजर्वेशन काउंटर जाकर उसको दिखाओगे तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वो एक सीट बुक कर देते हैं। तो ये कैटेगरी वालों के लिए, बाकी जो जनरल वाले हैं, उनको तो अपना करा ही लेना रिजर्वेशन, उस अकॉर्डिंग आप देख लेना। उसके बाद ये है कि इसमें ये है कि ट्रेनिंग होती है। मेरा जब उसमें असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में हुआ था, तो मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग थी, और उस समय बॉन्ड था 75,000 का। ये मीन्स अगर आप छोड़ोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा ही इसमें कि भाई ट्रेनिंग है और वो आपको बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं वो तो सोच सकते हैं, बाकी जिनके पास जॉब नहीं है वो तो भाई भरी, तो क्या दिक्कत है, कहाँ जाओगे छोड़ के, तो बाद में देखते रहना। और फॉर्म भरते समय अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप इन नंबर्स पे या मेल आईडी पे वर्किंग आवर्स में फ़ोन करके अपना क्वेरी सोल्व कर सकते हैं, इन्होंने बोला है। एक इसमें ये एक इशू है कि इनका मेडिकल थोड़ा-सा हार्ड टाइप का होता है। तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि भई डिस्टेंट विज़न, नियर विज़न जो भी है, आप इसमें अपना अकॉर्डिंगली चेक कर लो कि आपका है या नहीं है। और एक ये है कि अगर किसी की आँख की रोशनी के लिए ना, जो भी है विज़न के लिए, किसी ने लेज़ी सर्जरी, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करा है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो बाय चांस आप सोच रहे हो कि भई करा लेता हूँ, बाद में क्या पता चलता है, तो वो कोई ऐसा वो नहीं है, खामखा टाइम वेस्ट करोगे और अपना नुकसान करोगे। इसलिए आप फॉर्म भरो ही मत। ठीक है ना? और इसमें ये है कि अगर आपका जैसे मतलब मेडिकल फिटनेस आपकी नहीं हुई और आप उसमें फेल हो गए, तो फिर आपको कोई ऑल्टरनेट अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। कहीं आप सोचो कि मीन्स ये नहीं तो और कोई जॉब दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिबार ही कर देंगे और अपॉइंटमेंट कैंसिल ही कर देंगे। तो इसलिए वो वाली गलती मत करना, अपने पहले फॉर्म भरो ही मत। ठीक है ना? तो उसका फ़ायदा नहीं है। बाकी आपको मैंने पहले बता ही दिया था कि एज लिमिट 18 से 30 साल है, और एस सी एस टी कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को
3 साल की है। तो नॉन क्रीमी लेयर वाले भी अपना भाई देख लेना, आपका डेट का बहुत इश्यू होता है कि भाई कब तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कब तक का नहीं, तो आप देख लेना। और एक जो इन्होंने बोला है कि डेट ऑफ बर्थ जो एप्लीकेशन में जो फाइल की है वो, और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट सेम होनी चाहिए। अगर मिसमैच हुई तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे आपको। तो छोटी छोटी चीज़ों का इनका ध्यान रखना आप। उसके बाद फीस आपकी सभी के लिए 500 रुपये, मतलब जनरल के लिए, और SC ST, एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए 250 रुपये। लेकिन ये फीस आपको रिफंडेबल हो जाएगी अगर आप जिसका पहला पेपर होगा ना CBT 1, अगर वो अटेंड भी कर लेते हैं, पास फेल की कोई दिक्कत नहीं है, अटेंड भी कर लेते हैं, फीस आपको रिफंड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये है कि वो इसमें कहा है कि भाई आप जब फॉर्म भरोगे तो अपना बैंक बैंक डिटेल ढंग से भरना, ताकि फीस रिफंड होने में आसानी हो। वैसे तो ऐसा होता है कि आफ्टर CBT 1 भी एक मैसेज आता है कि भाई आपकी अगर कोई बैंक डिटेल चेंज होगी तो आप चेंज कर सकते हो। तो हम आप कर सकते हो, नहीं तो मतलब ये इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कल को फीस आपकी रिफंड नहीं होगी तो RRB जिम्मेदार नहीं है, वो आपकी ही गलती है अगर आपने कुछ गलत डिटेल भरी होगी तो अपना वो ढंग से कर लेना। बाकी एक यही है कि भाई अवेलिंग फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन जो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST का तो लगा सही रहता है, OBC वालों को जो नॉन क्रिमिनल वाले हैं उनको दिक्कत रहती है, तो वो अपना डेट वेट के अकॉर्डिंग आप पहले बनवा के रख लेना। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान देने लायक, वो यही है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, वो इस तरह से होगा। स्टेज 1 एग्जाम, स्टेज 2 एग्जाम, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद DB, उसके बाद मेडिकल है। ठीक है। जो पहला स्टेज होगा वो है खाली एलिजिबिलिटी के लिए, उसके नंबर काउंट नहीं होंगे, सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए, ताकि आपको अगले मतलब सेकंड स्टेज में भेजा जा सके। और वो पहले वाले जो है वो 60 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा, 75 नंबर का होगा। और मैंने एक क्वेश्चन, सॉरी एक मार्क का एक क्वेश्चन, और 75 क्वेश्चन हो गए, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपकी। जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है वो भी उन्होंने कर दी कि भाई इतने तो कम से कम आने चाहिए। हाई जो कट ऑफ है वो तो अलग ही निकलेगी, बट कम से कम इतने भी लाने चाहिए। वो UR और EWS के 40 है, बाकी हो गए 30, 30, 25 है। सिलेबस वही है, मैथ, मेंटल एबिलिटी, साइंस, जनरल अवेयरनेस, हर पेपर में आती है, कोई उसमें अलग नहीं है। जो आपका स्टेज 2 है उसमें क्या करा ना, पार्ट ए और पार्ट बी कर दिया। टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा, 175 क्वेश्चन आएंगे। तो पार्ट ए है वो 90 मिनट का है, उसमें 100 क्वेश्चन है। पार्ट बी 60 मिनट का, 75 क्वेश्चन आएंगे, और वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना। और वही मिनिमम परसेंटेज उसमें थी वो सेम ही है। तो इसमें जो पार्ट ए पार्ट बी है ना, इसमें सिर्फ पार्ट ए के मार्क्स काउंट होंगे फाइनल मेरिट बनाने के लिए। और पार्ट बी भी इसमें क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 35% लाने हैं, चाहे कोई सी भी कैटेगरी से हो, कोई मतलब ही नहीं इससे। सिर्फ पार्ट ए, तो आपको पार्ट ए में जमकर मेहनत करनी है ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो सके। ठीक है। पार्ट ए का सिलेबस उन्होंने दे दिया है, मैथ है, रीजनिंग है, और जो आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग चैप्टर वगैरह दे रखे हैं, सब है। और जो पार्ट बी है उसके लिए इन्होंने, वैसे तो साइट का जो दे रखा नाम इस पे भी है, बाकी इन्होंने यहाँ पे भी दे दिया है सिलेबस, तो आप वो देख सकते हो अपना अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, इसके अंदर वो ये कि वैकेंसी के 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और जो सेकंड स्टेज अभी हमने देखा ना, उसमें वैकेंसी के 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो उतने बच्चों को क्लियर करवाएंगे एग्जाम, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें सेक्शन वाइज होता है अलग अलग। जैसे कोई फिगर डायग्राम का होता है, ऐसे अलग अलग एग्जाम होते हैं, सॉरी सेक्शन होते हैं, जो आपको हर एक सेक्शन को इंडिविजुअल क्वालिफाई करना पड़ता है। तो हर एक सेक्शन में आपको कम से कम 42 नंबर लाने हैं। और इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 30% वेटेज इसका भी है फाइनल स्कोर में। यानी जो स्टेज 2 का जो पार्ट ए था उसका 70% मार्क्स, और इसके 30% मार्क्स जुड़ के 100% बन गया, उससे आपकी फाइनल मेरिट निकलेगी। तो आपको इन दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है, और इन दोनों की जम के तैयारी करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद आपका DB हो जाएगा, और वो सब है। उसके बाद हमने दे रखा है कि भाई जो फॉर्म भरने से पहले क्या क्या आप एक फोटो रख लो अपने पास, लेटेस्ट होनी चाहिए, इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और कोई रेड वेड नहीं होना चाहिए, और वो लेटेस्ट होनी चाहिए, 50 से 150 KB के बीच होनी चाहिए, और 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और कोई कैप वैप चश्मा वश्मा भी नहीं पहना हो, वो भी थोड़ा सा ये रिजेक्ट कर देते हैं। SSC में तो बहुत फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, रेलवे में भी होते हैं, तो आप रिस्क मत ले, और अपना पहले सब चीज़ रखें तैयार। और साइन भी आपका जो है वो ब्लैक पेन से होना चाहिए, वाइट पेपर पे, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखना, और लेस देन 50 KB रखना। उसके बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट वगैरह दे रखी है जो RRB की है, ये तो खैर इतना कुछ जरूरी नहीं है। उसके बाद जो है इन्होंने था कि क्वालिफिकेशन फॉर्म कौन भर सकता है,
वो सब इन्होंने दे रखी है, मैट्रिकुलेशन ये सब और ट्रेड रेट जो भी था सब इन्होंने दे रखे हैं, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। तो मेन जो इन्होंने लिख दिया साफ कि भाई कईयों को रहता था कि भाई डिग्री और डिप्लोमा में इंजीनियरिंग वाले में कि हम भर सकते नहीं भर सकते, कईयों को डाउट रहता है। तो उन्होंने कहा कि जो 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 डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी बीटेक वगैरह है वो भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मान लिया जाएगा, डिप्लोमा है जो भी कुछ है तो एलिजिबल है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना देख ले, फॉर्म जरूर भरें। उसके बाद इन्होंने ये वैकेंसी दे दी कि भाई इस हिसाब से आप देख लो भाई किस किस कैटेगरी में क्या क्या वैकेंसी है और कहाँ आपके चांस अच्छे हैं जॉब लेने के, कौन से जोन में। तो इन्होंने दे दी टोटल ये वैकेंसी है और इस जोन में इस इसकी ये वैकेंसी है। तो आप ये इसको जरूर कंसिडर करें और उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरें, ठीक है ना, कि भाई कौन से मेरे को जोन में रहना सही रहेगा या जहाँ मेरा सिलेक्शन चला जाता है वो कैसे। उसके बाद ये सब कास्ट के या जो भी है अलग अलग जो फॉर्मेट दे रखे हैं वो कुछ नहीं है, मेन तो यही था, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी है। इसके अलावा आपको कुछ भी लगता है कि भाई ये डाउट है या जो भी और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह की नोटिफिकेशन एनालिसिस के लिए और लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।